नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुभा झा, असिस्टेंट प्रोफेसर फूड एंड न्यूट्रिशन, डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस, गवर्नमेंट डीबी गर्ल्स पीजी कॉलेज। आज आपके साथ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के ऊपर चर्चा करने जा रही हूँ। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का टॉपिक एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन सेकेंड सेमेस्टर के थर्ड पेपर प्रॉब्लम्स इन ह्यूमन न्यूट्रिशन के यूनिट 4 के अंतर्गत आता है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण। विगत कक्षाओं में आप यह पढ़ के आए हैं कि किस प्रकार से जो पोषक तत्व, संतुलित आहार और सभी प्रकार के भोज्य समूह हमको भोजन में लेना चाहिए और भोजन के हमारे विशिष्ट शारीरिक कार्य होते हैं। और यदि कोई पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स इनका यदि सेवन नहीं करता तो निश्चय ही उसको कुपोषण की समस्या देखी जाती है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन वह स्थिति होती है जिसमें जितने भी प्रमुख जो पोषक तत्व होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जिनको हम बोलते हैं, जैसे प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, और उसके अलावा जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे विटामिन, मिनरल्स, इन सभी की जो है वो कमी देखी जाती है। यह या तो अचानक दिखाई देता है और प्रायः यह क्रमशः उत्पन्न होता है और इसे माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर 3 कैटेगरीज में जो है वो देखा जा सकता है। जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं या अविकसित देश होते हैं, वहां पर मुख्य रूप से ऐसे बच्चे जिनको पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन और ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, उनमें यह प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण की समस्या देखी जाती है। वैसे मुख्य रूप से आजकल यह समस्या विकसित देशों में भी वृद्ध जो पीढ़ी होती है या जो ओल्डर जनरेशन होती है, उनमें भी यह समस्या देखी जाती है। हम मुख्य रूप से बच्चों में होने वाले प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के बारे में चर्चा करेंगे। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है, दो प्रकार का वर्गीकरण किया जा सकता है, प्राइमरी एवं सेकेंडरी। प्रोटीन ऊर्जा माल न्यूट्रिशन जो रहेगा, इसमें जैसा आपको पहले ही बताया कि जब अपर्याप्त मात्रा में प्रोटीन और कैलोरी का इंटेक होगा तो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण देखा जाता है। यह एक प्रकार का फूड गैप है। जैसा हम जानते हैं कि भोज्य पदार्थ को हमको कितना लेना चाहिए और कितनी हमारी शारीरिक आवश्यकता है, इसका परिणाम ये होता है कि जब बच्चे की जितनी शारीरिक आवश्यकता होती है उसकी तुलना में उसका इंटेक कम होता है, तो उसको प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की उसके शरीर में कमी देखी जाती है। और शिशुओं में और बाल्यावस्था में होने वाली बीमारियां और मृत्यु दर का मुख्य कारण प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण ही माना जाता है। यह एक विश्वव्यापी स्वास्थ्य संबंधी समस्या है। खास करके विकासशील देशों में लगभग 800 मिलियन 800 मिलियंस जो जन समूह है, विभिन्न जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, महाद्वीप हैं, वहां पर प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण या प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन एक बहुत ही बड़े न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम के रूप में देखा जाता है और हजारों की संख्या में बच्चे जो हैं वो इससे प्रभावित होते हैं और इससे हमारा भारत देश भी अछूता नहीं है। हमारे यहाँ ये लगभग 67.7% जो रहेगा वह पाया जाता है और जैसा आप आंकड़े दिखा रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में के साथ साथ शहरी क्षेत्रों के बच्चे भी इससे प्रभावित होते हैं। अब यदि हम इसके कारणों पर नजर डालेंगे तो हम इसके इसके अनेक सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक कारण होते हैं, पर यदि हम इनको देखें तो जितने भी इसके जो इटियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं या इसको बढ़ाने वाले, उत्पन्न करने वाले कारक होते हैं, इनको हम 3 वर्गों में बांट सकते हैं। एक सामाजिक कारक, दूसरे मनोवैज्ञानिक कारक और तीसरा जो रहता है वो शारीरिक कारक। सोशियोलॉजिकल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर एवं फिजिकोलॉजिकल फैक्टर। अब इस पे यदि हम देखेंगे कि जो सोशियोलॉजिकल फैक्टर है उसमें सबसे प्रथम आता है उसका सामाजिक आर्थिक स्तर, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, कि जो बच्चे का परिवार है या जो जन सामान्य है वह ये देखा जाता है कि गरीबी रेखा के नीचे यापन करता है, उसकी सामाजिक परिस्थितियां भी बहुत खराब होती हैं, साथ ही साथ उसकी
जीवन जीने की जो परिस्थिति रहती है, उसकी जो आर्थिक स्थिति रहती है, वह अत्यधिक निम्न स्थिति होने के कारण उनका जो दैनिक भोजन है, वो संतुलित भोजन नहीं ले पाते और ना ही वो भरपेट भोजन प्राप्त कर पाते हैं। उनकी हाउसिंग कंडीशन, उनके निवास स्थान जो है, उनमें स्वच्छता, सूर्य का प्रकाश, उचित जल की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था इत्यादि परिस्थितियाँ जो रहती हैं, वो काफ़ी कमज़ोर रहती हैं, काफ़ी निम्न स्थिति की रहती हैं, जिनसे उनको बराबर बार-बार जो है वो शारीरिक व्याधियाँ होती हैं। वहाँ पर रहने वाले लोग जो हैं, वो उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। उनका जो वैवाहिक स्तर है, बच्चों की संख्या है, इसके अलावा भोज्य पदार्थों के प्रति जो एक सामाजिक अ, फ़ॉल्स जो है बिलीफ होता है या जिसको हम फूड फैट बोलते हैं, गलत अंधविश्वास होता है, यह भी कुपोषण का एक प्रमुख कारण माना जाता है और इसके साथ ही साथ मौसम का प्रभाव जो रहेगा, वह भी इम्पोर्टेंट होता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में ये देखा जाता है कि भारत, अफ्रीका ऐसे ये जो देश होते हैं, यहाँ पर जो एथिक्स है, जो कल्चरल फैक्टर्स हैं, जो सांस्कृतिक कारक हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि व्यक्ति की जो भोजन संबंधी आदतें होती हैं, जो गर्भावस्था में महिला को जो पोषण मिलना है, नवजात शिशु का जिस प्रकार से पोषण प्राप्त होना है या देखभाल करना है, उसके पश्चात बाल्यावस्था में या अन्नप्राशन या वीनिंग के जो फूड्स होते हैं, वो किस प्रकार के देने हैं, इन सब के बारे में बहुत प्रकार की भ्रांतियाँ और बहुत प्रकार की जो है परंपराएँ हर समाज में अलग-अलग प्रकार की होती हैं और जिससे ये भोजन के चुनाव को प्रभावित करती हैं। इसी प्रकार व्यक्ति के जो मस्तिष्क में जो विचारधारा होती है, वो उसके पारिवारिक और आनुवांशिक जो भोजन संबंधी आदतें होती हैं, पारिवारिक जो भोजन संबंधी आदतें होती हैं, उनसे प्रभावित होती है। इसके अलावा जो अ, स्वास्थ्य संबंधी जो व्यवहार होते हैं, वह भी उसके भोज्य संबंधी आदतों को और स्वास्थ्य के स्तर को प्रभावित करते हैं। साथ ही साथ जो है एक हाइपोकॉन्ड्रियासिस जो है वो इस परिस्थिति होती है, जिसमें कि उस व्यक्ति जो है उसको कई प्रकार के इंटॉलरेंस जो रहेंगे वो देखे जाते हैं और जिसके कारण उसके शरीर में जो विभिन्न हार्मोनल इम्बैलेंस देखे जाते हैं और उसके कारण भी उसमें प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण की स्थिति देखी जाती है। फूड प्रेफरेंसेस होते हैं, भोजन जो है वो किस प्रकार के भोज्य पदार्थों को वो चुनेगा या किन भोज्य पदार्थों का परहेज करेंगे, बीमारी की अवस्था में, कोई विशेष शारीरिक अवस्था, गर्भावस्था, धात्री अवस्था इत्यादि वगैरह, तो इसका प्रभाव जो रहता है वह भी भोज्य संबंधी आदतों पे पड़ता है। अगले जो हैं वो फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से स्वास्थ्य आता है। ये देखा जाता है कि जो कुपोषण है और जो संक्रमण है, जो कुपोषण है और जो स्वास्थ्य का गिरता स्तर है, इन दोनों में घनिष्ठ संबंध होता है। जब व्यक्ति का स्वास्थ्य या उस परिवार का स्वास्थ्य या बच्चे का स्वास्थ्य निम्न होता है, तो उसको बारंबार जो है वो संक्रमण होते हैं। उस संक्रमण से फिर उसके स्वास्थ्य का स्तर गिरता है या उसमें कुपोषण जन्म लेता है। इसके अलावा जो उसके मोटर परफॉर्मेंस होते हैं, मोबिलिटी होती है, मतलब वो कितना जो है वो मूवमेंट कर सकता है, कितनी चीज़ों को जो है वो उपलब्ध करा सकता है, यह भी एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। उसके सेंसेस कैसे हैं, उसके दाँतों की स्थिति कैसी है, ये मुख्य रूप से जो है, जो मोटर परफॉर्मेंस है और जो सेंसेस होते हैं, ये ओल्ड एज में जो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण है, उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। इसके अलावा क्रॉनिक डिज़ीज़ यदि किसी को होती है, तो बहुत लंबी बीमारियां हैं जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, कैंसर्स हैं या और कोई डिजेनरेटिव बीमारी है, वो भी प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण को उत्पन्न करती हैं। और इसके अलावा ड्रग्स, ये भी जो है वो ओल्ड एज या वृद्ध व्यक्तियों में ड्रग्स बहुत लंबे समय तक यदि वो कोई उपचार की दवाइयां लेते हैं तो उनमें कुपोषण की समस्या देखी जाती है। परंतु यदि हम बच्चों में देखेंगे तो मुख्य रूप से जो सामाजिक कारक हैं, जो साइकोलॉजिकल कारक होते हैं और जो उनका पोषण स्तर और स्वास्थ्य और संक्रमण की स्थिति रहती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसा आपको पहले मैंने बताया कि जो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण है, इसको हम प्राइमरी या प्राथमिक और द्वितीयक 2 प्रकार जो है उसमें बाँटा जा सकता है। जब मुख्य रूप से जो बच्चों में ये प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण जो रहेगा, वो मुख्य रूप से प्रोटीन और कैलोरीज़ की कमी के कारण जब देखा जाता है, तो उसको जो है वो प्राथमिक प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण कहा जाता है। जिसका मुख्य कारण जो कि मुख्य रूप से 2 प्रकार के लक्षणों में दिखाई देता है। एक को क्वाशियोरकर कहा जाता है और दूसरे को मरास्मस कहा जाता है।
क्वेशरकर का यदि हम शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो उसका मतलब होता है द डिजीज दैट फर्स्ट चाइल्ड गेट्स व्हेन द न्यू चाइल्ड कम। अर्थात जब अ, एक शिशु उत्पन्न होता है तो जो पहला बच्चा है या बालक है उसमें जो समस्या होती है उसको क्वेशरकर कहते हैं, जो कि मुख्य रूप से प्रोटीन की कमी होने के कारण, अपर्याप्त मात्रा में प्रोटीन लेने के कारण एवं ऊर्जा की भी जो है वो कमी, आंशिक कमी होने के कारण क्वेशरकर के लक्षण जो है वो दिखाई देते हैं। जबकि दूसरी समस्या मैरास्मस होती है जिसका अर्थ होता है टू वेस्ट अवे या डाइंग अवे, जो कि प्रोटीन और कैलोरीज दोनों की जब बहुत ज्यादा कमी होती है तो उस बच्चे में की जो स्वास्थ्य का स्तर जो रहता है वो बहुत गिर जाता है। सीवियर उसको प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण देखा जाता है और उसे ही मरासमस कहा जाता है। जबकि द्वितीयक प्रोटीन एनर्जी कुपोषण जो रहेगा ये किसी अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्या के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। जैसे मान लीजिए यदि किसी व्यक्ति को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का या आंत्र मार्ग की बीमारियां हैं तो वो उसको कुपोषण विकसित हो जाता है। इन्फेक्शन या संक्रमण बार बार हो रहे हैं, हाइपरथायराइडिज्म है, ट्रॉमा है, कोई बहुत आंतरिक चोट लग गई है, बर्न है या कोई उसको बहुत गंभीर रोग यदि होता है तो उसके परिणाम स्वरूप जब प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण देखा जाता है तो वो मुख्य रूप से वह सेकेंडरी प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन या द्वितीयक प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन कुपोषण कहलाता है। डब्ल्यूएचओ ने भी जो है इसको क्लासिफाई किया हुआ है और ये जो है मुख्य रूप से उसमें 3 चीजें जो हैं उन्होंने आधार बताया हुआ है कि जब जो जो स्टैंडर्ड या जो मानक वजन है उसके हिसाब से बॉडी वेट कितना है बच्चे का, ईडिमा जो कि शरीर में पानी जमा होने से सूजन आ जाती है उसकी उपस्थिति पाई जा रही है या नहीं, और साथ ही साथ उसका जो हाइट के अनुसार वेट जो है उसमें कितनी कमी पाई जा रही है, लंबाई के हिसाब से वजन में कितनी कमी पाई जा रही जो कि वृद्धि को दर्शाता है बालक के, उसके आधार पर जो है वो इसको बताया जाता है। तो इस चार्ट में आप देख रहे हैं जो प्लस का निशान है वो उसको पॉजिटिव या उपस्थित बता रहा है और जहां पर जीरो है वहां पर वो लक्षण नहीं पाया जाता। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि डब्ल्यूएचओ के अनुसार इसको क्वाशरकर, मैरास्मिक क्वाशरकर, मैरास्मस, न्यूट्रिशनल ड्वार्फिंग और अंडरवेट चाइल्ड, अर्थात क्वाशरकर, मैरास्मस युक्त क्वाशरकर, मैरास्मस पोषण के कारण, बौनापन आना, पोषण की कमी के कारण और कम भारिता वाला बच्चा जो है वो इसको वर्ग जो है ये प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के लक्षणों के आधार पर बनाए गए हैं। और मुख्य रूप से इसमें ये चीज देखी जाती है कि जो मैरास्मस होता है उसमें इडीमा कभी भी नहीं पाया जाता, जबकि जो क्वाशरकर होता है उसमें इडीमा अवश्य पाया जाता है। अब हम यदि इसके मुख्य कारणों पर नजर डालेंगे तो आप ये एक फ्लो चार्ट में आपको दिखाया जा रहा है इस रेखा चित्र के माध्यम से कि किस प्रकार से, जैसे यदि एक शिशु है और शिशु जो है उसको जब स्तनपान कराया जाता है और किसी कारण से स्तनपान जो है उसको अचानक बंद करा के बहुत जल्दी यदि उसकी वीनिंग की जाती है, वीनिंग जैसा आप लोग जानते हैं कि जो शिशु है जब उसको जो दूध दिया जा रहा है माँ के दूध को हटाकर यदि कोई उसको अन्य दूध दिया जाता है या अन्य भोजन दिए जाते हैं तो उनको वीनिंग कहा जाता है। जैसा आप जानते हैं कि आजकल 6 माह तक सिर्फ और केवल सिर्फ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग या स्तनपान कराने का जो है वो सलाह दी जाती है। परंतु यदि किसी कारण से माँ जो है वो बच्चे को दूध नहीं पिला पा रही है, कामकाजी महिला होने के कारण अथवा अन्य बच्चा जो है या अन्य गर्भावस्था हो जाने के कारण या अन्य कोई शारीरिक समस्या के कारण, तो उसका परिणाम ये होता है कि अचानक से जो है वो वीनिंग शुरू कर दी जाती है। फिर उसको जो फॉर्मूला फूड दिया जाता है, चाहे वो डिब्बे के रूप में हो या गाय के दूध में, वो उसकी जो आरोग्य संबंधी परिस्थितियां रहती हैं वो गंदी या खराब होती हैं। साथ ही साथ जो है बहुत तनु या पतला फॉर्मूला उसको दिया जाता है। तो इसका परिणाम ये होता है कि उसको बार-बार संक्रमण होते हैं, गैस्ट्रोएंटेराइटिस मतलब आंत्र मार्ग के संक्रमण होते हैं, जिसके कारण वो उसको जो है वो प्रोटीन ऊर्जा की कमी होगी और साथ ही साथ उसको बच्चे को परहेज के कारण भूखा रखा जाता है। जैसे आपको अभी मैंने बताया था कि कई पारंपरिक परहेज किए जाते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि यदि बच्चा बीमार पड़ रहा है या कोई व्यक्ति बीमार पड़ रहा है, तो उसको यदि कई दिन खाना नहीं देंगे तो उसकी बीमारी जल्दी ठीक हो जाएगी। तो ये स्टार्वेशन थेरेपी कहलाती है,
इन सब का परिणाम ये होगा कि वह जो बालक है, जो कि 1 से 3 साल मतलब 1 साल के अंदर तक का है, उसमें जो है न्यूट्रिशनल मैरास्मस देखा जाएगा। जबकि जो बड़ा बच्चा होता है, जो जिनमें कि 1 से 3 साल वाले जो बच्चे रहते हैं, उनमें क्वेशरकर देखा जाता है। तो इसमें ये देखा जाएगा कि जो बड़ा बच्चा होता है, वो यदि उसको वीनिंग बहुत लेट कराई जाती है, मतलब मदर अपना मिल्क उसको बहुत दूध जो है वो इतने लंबे समय तक पिला रही है, जबकि दूध पर्याप्त मात्रा में नहीं हो रहा है और उसकी वीनिंग नहीं कर रहे हैं, तो उसकी जो है वो भोज्य संबंधी आवश्यकता पूरी नहीं होती। फिर उसको जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, तो जो परिवार में कार्बोहाइड्रेट युक्त, स्टार्च युक्त जो भोज्य पदार्थ खाए जाते हैं, वही आहार बच्चे को दिया जाता है, उसके प्रोटीन वगैरह की ओर विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया जाता। फिर उसको यदि कोई तीव्र संक्रमण होता है, तो उसके शरीर में एकदम से प्रोटीन की कमी हो जाती है और ऊर्जा की जो है वो थोड़ी-सी हल्की कमी होती है, तो परिणाम स्वरूप क्वेशरकर देखा जाता है। और जैसा हमने अभी क्लासिफिकेशन में देखा कि मरास्मस और क्वेशरकर के कुछ बच्चों में मिक्स्ड लक्षण देखे जाते हैं, तो उनमें जो है वो मैरास्मिक क्वेशरकर देखा जाता है। मतलब मुख्य रूप से आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि जो मैरास्मस होता है, वो थोड़े छोटे बच्चों में होता है, जिनको प्रॉपर दूध नहीं दिया जा रहा है। ऊपरी जो दूध पिलाया जा रहा है या फ़ॉर्मूला जो डिब्बे का दूध पिलाया जा रहा है, वो बराबर नहीं बनाया जा रहा है, बार-बार संक्रमण हो रहे हैं, तो उस बच्चे में एकदम प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की बहुत अ, तीव्र कमी होती है और उसको बहुत ज़्यादा वज़न में कमी होती है, वो हड्डी-हड्डी दिखाई देने लगता है, उसको हम मैरास्मस बोलते हैं। जबकि क्वेशरकर थोड़े से बड़े बच्चों में हो रहा है, जिसमें कि उसको कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का डाइट दिया जा रहा है, लेकिन उसको भी बार-बार संक्रमण हो रहे हैं, उसका भोजन पूरा नहीं हो रहा है, प्रोटीन की जब उसमें विशेष रूप से कमी हो रही है, तो उसके शरीर में इडिमा होने लगता है और उस परिस्थिति को क्वेशरकर कहा जाता है। लक्षण यदि हम देखेंगे तो इसके सामान्य से लेकर बहुत तीव्र लक्षण जो रहेंगे वो भी दिखाई देते हैं, जिसमें कि जो सामान्य लक्षण जो रहेंगे वो तो वजन कम होना, बच्चे का सुस्त होना वगैरह रहता है। लेकिन आप ये लिस्ट यदि देखेंगे इनको हम, तो आप ये देखेंगे कि जो पेशेंट है वो एकदम कमजोर हो जाता है, कोई भी जो है वो काम करना या कोई प्रयास नहीं करना चाहता, बच्चे की चंचलता खत्म हो जाती है, एपैथी या उसमें उदासीनता देखी जाती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, उसके शरीर में लैक्टोज की कमी होने लगती है, डायरिया या अतिसार उसको बार-बार होगा, वज़न में कमी देखी जाएगी, उसकी मांसपेशियाँ सिकुड़ने लगती हैं, उसकी स्किन जो है वो बहुत पतली, निस्तेज, ड्राई और उसमें लोच की कमी हो जाती है, उसको ठंडी महसूस होती है, बाल झड़ने लगते हैं, बालों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखा जाता है और यदि इस तरफ ध्यान ना दिया जाए, तो बच्चे के हार्ट के ऊपर में भी प्रभाव देखा जाता है। बहुत जब सीवियर बीमारी बढ़ जाती है, तो ये सिम्पटम भी देखे जाते हैं। इसके अलावा चूँकि उस बच्चे में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी कमी है, प्रोटीन की कमी है, तो उसमें घाव लगने से देर से घाव होगा, बोन्स या अस्थियाँ जो हैं चपटी और फैलने लगती हैं, हिप्स में जल्दी से फ्रैक्चर होता है, अल्सर्स पाए जाते हैं, ये विशेष करके बुजुर्गों में देखा जाता है। रेस्पिरेशन की रेट, श्वसन दर कम हो जाती है, वाइटल कैपेसिटी कम हो जाती है, लिवर, किडनी, हार्ट सबके ऊपर प्रभाव पड़ता है और साथ ही साथ यदि ध्यान न दिया जाए तो यह स्थिति जो है वो फैटल भी हो सकती है या पेशेंट की जान भी जा सकती है। इसके अलावा जो गोनेडल टिश्यूज होते हैं, गोनेड्स होते हैं जो, उनमें निष्क्रियता आने लगती है। महिलाएं जो हैं वो यदि बड़ी मतलब किशोरावस्था या महिलाओं में यदि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण हो रहा है तो उनमें एमनोरिया मतलब मासिक धर्म की कमी हो जाती है। महिला और पुरुष दोनों में जो सेक्स डिजायर लिबिडो है वो कम हो जाता है और साथ ही साथ उसका मानसिक विकास और जो उसकी मानसिक जागरूकता है, वो काफ़ी कम होने लगती है। अब हम देखेंगे कि इसका निदान या डायग्नोसिस किस प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहली चीज़ तो पेशेंट की डाइटरी हिस्ट्री लेनी पड़ती है कि वो किस प्रकार का भोजन कर रहा था, क्या था और बच्चे को जैसा आपको बताया कि जब बच्चे या शिशु को लेके आते हैं, तो पूरा उसका वीनिंग कब हुई, ब्रेस्ट फीडिंग कब तक लिया या कोई भोज्य पदार्थ यदि नहीं खा रहा है, तो क्यों नहीं खा रहा है, प्रोटीन किससे दिया जा रहा है, इस प्रकार से उसकी पूरी डाइटरी हिस्ट्री ली जाती है। दूसरा उसका हाइट वेट का मेज़रमेंट किया जाता है क्योंकि ये एक एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट होता है, जिससे ये पता चलता है कि उसकी उम्र के अनुसार उसकी बराबर हाइट है कि नहीं या बराबर उसकी हाइट के अनुसार जो है वो उसका वज़न हो रहा है कि नहीं, ये बहुत ही मुख्य बात रहती है। बॉडी मास इंडेक्स निकाला जाता है, बहुत सीवियर यदि प्रोटीन एनर्जी कुपोषण है, आजकल बच्चों का भी निकालते हैं, वैसे मुख्य रूप से बड़े
लोगों में ये मेजर किया जाता है, जिसमें हाइट के अनुसार बॉडी वेट का जो है वो रेशियो देखा जाता है। लेबोरेटरी टेस्ट किए जाते हैं जिसमें रक्त में प्रोटीन की मात्रा, सीरम एल्ब्यूमिन, टोटल लिम्फोसाइट्स काउंट और जो भी जितने भी उसके मतलब एंजाइम्स हैं, आयरन की स्थिति है, इन सारी चीज़ों को जो है वहाँ पे डिटेक्ट किया जाता है। और इसके अलावा जो ये भी देखा जाता है कि उसके हार्मोन्स का लेवल कैसा है, लिपिड है, फैट है, कोलेस्ट्रॉल है, प्री एल्ब्यूमिन है, इंसुलिन वगैरह के लिए जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट मतलब मिनरल्स वगैरह का जो स्टेटस है, ये भी डायग्नोस किया जाता है। अब हम आते हैं इसके ट्रीटमेंट पे। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का जैसा आपको बताया कि जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जब बच्चे के जीवन पे खतरा आ जाता है, प्रारंभ में तो उसको पेरेंट्स जो है वो ध्यान नहीं दे पाते, वो सोचते हैं कि ऐसे ही इसको बुखार या डायरिया या बार बार इन्फेक्शन हो रहा है। लेकिन जब यदि ये जीवन के ऊपर खतरा आ जाता है तो उस स्थिति में उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। और जब एक बार हॉस्पिटल में उसके खतरा टल जाता है तो उसके पश्चात जो है वो कुछ बातों पर विशेष रूप से ध्यान देना आवश्यक होता है। जैसे कि उसको ओरल फीडिंग कराना। यदि बच्चा जो है वो भोजन लेने की स्थिति में आ जाता है तो उसको फिर ओरल फीडिंग देना चाहिए, क्योंकि जब बच्चे को हॉस्पिटलाइज किया जाता है या फिर रिहैबिलिटेशन जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहां पर बच्चे को जब लाया जाता है तो उस समय उसकी स्थिति इतनी क्रिटिकल या गंभीर होती है कि उसको अंतःशिरी पोषण जो है वो दिया जाता है। तो जैसे ही जब बच्चे की स्थिति संभलती है तो ओरल फीडिंग जो रहेगी उसको ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए, जिससे कि बच्चा जो है मुँह के द्वारा अपने भोज्य पदार्थ ग्रहण कर सके। यदि बच्चे को डायरिया होता है तो लैक्टोज़ जो दुग्ध शर्करा है वो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जो गैस्ट्रोएंटेराइटिस या डायरिया होता है ये इस दुग्ध शर्करा से और भी ज़्यादा जो है वो बढ़ जाता है। सपोर्टिव केयर मतलब साथ ही साथ उसको जो है वो अन्य जो हॉस्पिटल का वातावरण अच्छा रखना, उसके जो है वो केयर अच्छे से करना, साथ ही साथ जो है वो बच्चे को जो उसकी पसंद की चीज़ें हैं या भोजन इस तरीके से परोसना या प्रस्तुत करना कि वो उनको अच्छे से ग्रहण करे, या अन्य कोई यदि उसको समस्याएँ हैं तो उनको भी ध्यान करना, ये सब देखा जाता है। अगला आता है रिडक्शन इन पॉवर्टी। जैसा आप देखते हैं कि हर राज्य सरकार, केंद्र सरकार इस विषय में बहुत काम कर रही है। जो अपनी जो मतलब अनाज वितरण प्रणाली भी इसीलिए प्रारंभ की गई हुई है। आईसीडीएस में आंगनवाड़ी में भी रेडी टू ईट फूड वगैरह जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। उनका मुख्य कारण ये है कि कुछ ऐसे उपाय करना कि जिससे जो परिवार है या जो है उसमें गरीबी दूर हो या उसकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सुधरे, तो जिससे क्या है कि उस बच्चे को उत्तम भोजन प्राप्त हो सके। इसके अलावा न्यूट्रिशन एजुकेशन और पब्लिक हेल्थ मेजर्स अर्थात पोषण शिक्षा देना और जो जन स्वास्थ्य संबंधी जो उपाय समाधान है उनमें भी सुधार लाना, जिससे कि उस बच्चे को हॉस्पिटल से घर जाने के बाद या अन्य भी जो समुदाय में बच्चे रह रहे हैं उनमें इस प्रकार की समस्या ना आने पाए। फिर जैसा आपको बताया कि ये जो पूरी समस्या है ये मुख्य रूप से स्टार्वेशन या भुखमरी का प्रभाव होता है, कि जिस भी कारण से जो बच्चा है उसको उत्तम आहार नहीं मिल रहा है, संपूर्ण आहार नहीं मिल रहा है, संतुलित आहार नहीं मिल रहा है, जबकि उसको जो है प्रोटीन और ऊर्जा की कमी यह दर्शा रहा है कि उसको संतुलित आहार नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए सर्वोत्तम उपाय ये होता है कि उस बच्चे की जो दैनिक आवश्यकता है उसके अनुसार उसको संतुलित आहार प्रतिदिन यदि मिले तो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण की समस्या को दूर किया जा सकता है। जैसा मैंने पहले ही बताया कि इस जब उसको संतुलित आहार नहीं मिल रहा है तो उसको जो सूक्ष्म जो पोषक तत्व होते हैं जैसे विटामिन्स हैं, खनिज लवण हैं, इनकी भी उसके शरीर में बहुत ज्यादा कमी देखी जाती है। उसकी भी डेफिशिएंसी डिजीजेस देखी जाती हैं, तो उसको मल्टीविटामिन्स के संपूरक जो है वो देना चाहिए। इसके अलावा उसके इन्फेक्शंस को ट्रीट करना, परजीवी का जो प्रकोप होता है, वर्म्स का जो है उनको दूर करना, तरल पदार्थ भरपूर मात्रा में देना, इलेक्ट्रोलाइट्स यदि उसमें असंतुलित या कम है तो उनको भरपूर करना, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया कि इस बीमारी का मुख्य कारण संक्रमण भी होता है और जिससे बच्चे में जो बार-बार डायरिया या इन्फेक्शन हो रहा है उससे उसके शरीर में तरल पदार्थ और इलेक्ट्रोलाइट्स की बहुत कमी हो सकती है और कई बार यही उनके मृत्यु का कारण होता है। जो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण है उसके उपचार को 3 भागों में बाँटा जा सकता है, 3 चरणों में बाँटा जा सकता है। सबसे पहले जब पेशेंट है उसमें रिज़ॉल्विंग द लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस
अर्थात उसके जीवन के लिए जो खतरा वाली परिस्थितियाँ हैं, उनको दूर करना। जैसा हमने डिस्कस किया कि उसको तत्काल जो है वो रिहैबिलिटेशन सेंटर या हॉस्पिटलाइज़ किया जाएगा और वहाँ पर अंतःशिरीं पोषण वगैरह की सहायता से आईसीयू में उसका उपचार किया जाएगा। दूसरा होता है रेस्टोरिंग न्यूट्रिशनल स्टेटस, अर्थात उसका जो पोषण स्तर निम्न हो गया है, उसको वापस लाना। क्योंकि जो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण है, ये एक बहुत लंबे समय तक जो बच्चे जो है उसको जब कुपोषण होता है या भोज्य खाद्य पदार्थों की अनुपलब्धता होती है या प्रोटीन और ऊर्जा की कमी होती है, तो स्वाभाविक रूप से उसका पोषण स्तर निम्न हो जाता है, तो उसको वापस बनाना। और तीसरा होता है न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन, अर्थात पोषण की दृष्टि से उसका पुनर्व्यवस्थापन। जैसा भी इसके पहले हम लोगों ने ट्रीटमेंट में देखा कि जब वह बच्चा अपने परिवार में जाएगा या वह जो समुदाय है या समाज है जहाँ पर ये प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण पाया जा रहा है, तो इसको किस प्रकार से स्थायी रूप से दूर करना, कैसे उनकी पारिवारिक आर्थिक स्थिति को सुधारना, उनमें जो है वो पोषण शिक्षा देना जिससे कि बच्चे की प्रोटीन और ऊर्जा की आवश्यकता पर्याप्त रूप से पूर्ण हो। अब बच्चे का जब उपचार किया जा रहा है, तो ये जानना कि क्या वो बच्चा में सुधार हो रहा है या नहीं, इसके लिए कुछ क्राइटेरिया जो हैं वो बताए गए हैं डब्ल्यूएचओ के द्वारा, जिनको हम क्राइटेरिया फॉर इम्प्रूवमेंट बोल रहे हैं, अर्थात बच्चे में सुधार होने के कुछ लक्षण दिखाई देंगे। सबसे पहली चीज़ ये हो जाती है कि यदि बच्चे में सुधार हो रहा है, तो 4 से 5 दिन के अंदर उसकी जो मेंटल एपैथी है, वह दूर हो जाती है। मेंटल एपैथी जैसे हमने लक्षणों में देखा कि बच्चा जो है वो एकदम सुस्त हो जाता है, वो मून फेस हो जाता है उसका, चंद्र गोलाकार चेहरा हो जाता है और वो अपने आसपास के वातावरण में कोई रुचि नहीं लेता। तो यह जो उसकी मानसिक उदासीनता है, ये जैसे ही उपचार यदि उसको फ़ायदा करता है, तो वो 4 से 5 दिन में ठीक हो जाती है। डिसअपियरेंस ऑफ एडिमा इन 7 टू 10 डेज़, अर्थात जो शरीर में एडिमा है, वो 7 से 10 दिन में गायब हो जाता है। आपको मालूम है कि जो प्रोटीन की मुख्य रूप से जब कमी होती है और रक्त में एल्बुमिन का स्तर कम हो जाता है, तो जो इंटरस्टिशियल स्पेसेस हैं, वहाँ पर पानी जमा होने लगता है। और एडिमा की क्या पहचान होती है कि यदि उसको हम अंगूठे से प्रेस करते हैं, तो वहाँ गड्ढा हो जाता है और कुछ समय बाद वो वापस स्किन जो है वो या वह स्थान बराबर एक सा हो जाता है। तो जो प्रोटीन की जब मुख्य रूप से कमी होती है अर्थात क्वेश्चरकर का यह मुख्य लक्षण होता है और इसमें बच्चा जो है वो बहुत गोल-मटोल और मोटा-सा दिखाई देता है। लेकिन जब उसका उपचार प्रारंभ किया जाता है और जैसे ही उसके प्रोटीन का स्तर या रक्त में प्रोटीन के स्तर में सुधार होता है, ये एडिमा जो है वो गायब हो जाता है। तो इसीलिए उपचार के प्रारंभिक 2-3 दिनों में बच्चे का एकदम से वेट लॉस होता है, क्योंकि उसके शरीर से सूजन खत्म हो जाती है। उसके पश्चात 7 से 10 दिन के अंदर जो है ये एडिमा पूर्ण रूप से गायब हो जाता है। 3 से 4 सप्ताह में यदि उसको अच्छा उपचार मिल रहा है तो उसके वज़न में वृद्धि होने लगती है। 2 सप्ताह के बाद उसका सीरम एल्ब्यूमिन का स्तर बढ़ने लगता है। तो इन चीज़ों से हम जान सकते हैं कि जो बच्चे को उपचार दिया जा रहा है, वह उसके लिए पर्याप्त है। अब जब सीवियर जो प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन होता है, जिसमें कि हमने देखा कि बच्चे को हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ता है, उसके उपचार के बारे में हमने चर्चा कर ली। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को एडमिट नहीं करना पड़ता, लेकिन उसको माइल्ड से मॉडरेट या हल्के से लेकर मध्यम प्रोटीन एनर्जी कुपोषण जो है वो उसमें पाया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से जो है वो स्टार्वेशन आता है, जैसे कुछ समय के लिए उसको भोजन यदि नहीं दिया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में यदि उसको एक अच्छा संतुलित आहार दिया जाएगा, वो भी विशेष करके यदि ओरली मुख के द्वारा, जैसे उसको तरल जो है वो भोज्य पदार्थ मुँह के द्वारा दिए जाएँगे, उसको कुछ संपूरक खाद्य पदार्थ दिए जाएँगे, विशेष करके लैक्टोज़ रहित, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि ऐसे बच्चों में मुख्य रूप से डायरिया होता है, गैस्ट्रेंटाइटिस होता है जिसके कारण भी उनमें स्टार्वेशन या भोजन की कमी होती है और उनमें हल्का प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। फिर जैसे ही बच्चा जो है वो यदि आराम से उस भोजन को ग्रहण करने लगता है, तो उस स्थिति में बाद उसको सॉलिड फूड्स देंगे, परंतु यदि वो ठोस पदार्थ को ग्रहण नहीं कर पा रहा है, सह नहीं पा रहा है, तो उस स्थिति में उसको तरल पदार्थ दिए जाने चाहिए। अक्सर ये देखा जाता है कि जब ओरल फीडिंग दी जाती है और कई दिनों से उस बच्चे को यदि भोजन नहीं दिया जा रहा है, तो उसके आंत्र मार्ग में बहुत सारे बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं। साथ ही साथ पेयर पैचेज़ उसमें वहाँ पर ऐसे अल्सर जैसे पाउचेज़ बन जाते हैं।
और साथ ही साथ उसको जब ओरल फीडिंग दी जाएगी तो वो इन्फेक्शियस डायरिया बढ़ाता है। तो इस तरीके से डायरिया का उपचार करना भी बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि इससे बच्चे में जो है वो फीडिंग लेने में कठिनाई होती है। यदि इसके बाद डायरिया लगातार बना रहता है तो ये लैक्टोज इंटॉलरेंस के कारण होता है, और यहाँ पर फिर उसको दूध पे आधारित भोज्य पदार्थ या दूध के फॉर्मूला ना देकर उसको योगर्ट बेस्ड जो फॉर्मूला है या मट्ठा वगैरह के साथ में जो है वो उसको दिया जाता है, क्योंकि जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है अर्थात जो दूध को सहन नहीं कर पाते, वो योगर्ट जो है जो कि एक प्रकार से दही के समान होता है उसको ग्रहण कर सकते हैं, और इनको विशेष रूप से जो है वो फिर मल्टीविटामिन के संपूरक देना आवश्यक होता है। जब बहुत ही ज़्यादा सीवियर स्थिति पाई जाती है या फिर एक्यूट कंडीशन है या बहुत लंबे समय तक यदि स्टार्वेशन हो जाता है, तो फिर जैसा हमने चर्चा की कि उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। कभी भी जब भी जो इसके पेशेंट्स आते हैं उनमें फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट जो एब्नॉर्मलिटीज होती हैं, उनके जो संक्रमण हैं, इनको बहुत ही ज़्यादा ट्रीट करना आवश्यक होता है, क्योंकि वर्तमान में ये देखा जाता है कि यदि बच्चों में वेट लॉस हो रहा है या यदि उनमें प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हो रहा है, तो उनको यदि एंटीबायोटिक थेरेपी दी जाती है तो उनका जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है या अन्य किसी प्रकार का यदि संक्रमण है, तो उसका उपचार हो जाता है और उससे बच्चा जो है उसके शरीर में आगे और हानि होने से सुरक्षित हो जाता है। इसके बाद फिर उसको मैक्रो न्यूट्रिएंट देना चाहिए, जैसे प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट के साधन देना चाहिए, या फिर यदि नहीं बच्चा ले पा रहा है तो ट्यूब फीडिंग, नासोगैस्ट्रिक फीडिंग जो है वो ट्यूब फीडिंग यूज की जाती है, और बहुत ही आवश्यक होगा तो उसको फिर एंटेरल न्यूट्रिशन या गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब जो है वो दी जाती है। पेरेंटल न्यूट्रिशन या जैसा आपको बताया कि जो इंट्रावीनस फीडिंग्स रहती हैं, ये जब उसको माल एब्जॉर्प्शन या दोषपूर्ण अवशोषण की परिस्थिति होती है क्रॉनिक स्टेज में, उस समय इसको एडवाइस किया जाता है या दिया जाता है। अब हम देखेंगे कि इसमें पोषण संबंधी आवश्यकताएं या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट कितनी होती हैं। तो जिस प्रकार से प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होता है, उसका जैसा आहारी व्यवस्थापन होता है, वह सभी प्रकार के प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में लगभग एक सा होता है, जिसमें कि विशेष करके बच्चों में हमको ध्यान देना पड़ता है कि उनको पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा या कैलोरीज और प्रोटीन जो रहेंगे उनको मिलने चाहिए। जब क्वाशियोकर वाले जो बच्चे होते हैं, उनमें बहुत जल्दी फायदा होता है या रिस्पॉन्स मिलता है, क्योंकि उनमें प्रोटीन की मुख्य कमी होती है और कैलोरीज की मार्जिनल कमी होती है। जबकि मैरास्मस वाले जो बच्चे होते हैं, उनमें ठीक होने में ज्यादा लंबा समय लगता है। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि एनर्जी, तो जो बच्चा है उसको ऊर्जा का बहुत सघन मात्रा या सघन स्रोत देना चाहिए। 150 से 200 किलो कैलोरीज पर केजी ऑफ एग्जिस्टिंग बॉडी वेट, मतलब उसका जितना वजन है उस बच्चे का, उसके तुलना में उसको 150 से 200 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम ऊर्जा की मात्रा देनी चाहिए। ऐसे में जो माल्टेड सीरियल्स होते हैं, उनको आसानी से दिया जा सकता है, जिससे कि कैलोरीज की घनता बढ़ाई जा सकती है। और आप जानते हैं कि इनके सप्लीमेंट्स आते हैं, जैसे जौ के हैं, बोर्नविटा है, माल्टा है, और इस हॉर्लिक्स वगैरह जो हैं ये। इसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट है उससे कम 50% ऑफ टोटल कैलोरीज जो रहेंगी वो कार्बोहाइड्रेट से मिलनी चाहिए। प्रोटीन जो है, बच्चे का जितना वजन रहता है उसमें 5 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट उसको दिया जा सकता है। प्रोटीन्स जो रहेंगे वो एनिमल प्रोटीन के फॉर्म में दे सकते हैं यदि वो नॉन वेजिटेरियन है, और जो कि 10% ऑफ टोटल कैलोरी का दिया जा सकता है। यदि शाकाहारी हैं तो सीरियल्स, खाद्यान्न हैं, दालें हैं, दूध है, उनका प्रोटीन जो कि टोटल जो कैलोरीज होती हैं उनका 13 से 14% दिया जा सकता है। जबकि जो फैट होती हैं, उसको 40% ऑफ टोटल कैलोरी जो है वो फैट के फॉर्म में दिया जाना चाहिए, परंतु साथ ही ये देखा जाता है कि वो उनको बर्दाश्त होनी चाहिए। और विशेष करके जैसे बटर है, मिल्क है, इनमें जो संतृप्त वसा होती है, कोकोनट ऑयल है, ये उनको प्रेफर किया जाता है। जबकि कभी-कभी ये देखा जाता है कि असंतृप्त जो वसीय अम्ल होते हैं, वो डायरिया को बढ़ा देते हैं। तो बच्चा जैसा सहन करता है, उस प्रकार से वसा जो है उस प्रकार की उसको देना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट में विशेष करके पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये डाइट में ऐड करना चाहिए 2 सप्ताह तक। ओआरएस जो है वो प्रोवाइड करना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बना के रखना चाहिए। विटामिन्स में
स्वाभाविक है कि उसको सभी प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी होती है, तो विशेष करके विटामिन ए डेफिशिएंसी पे जोर देना चाहिए, क्योंकि इस उम्र में उसको विटामिन ए की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। जैसे ही उसके विटामिन ए का यदि 50,000 अंतर्राष्ट्रीय इकाई और उसके बाद में फिर 5,000 यूनिट्स डेली, इस प्रकार से 2 सप्ताह तक उसको जो है वो ओरल डोजेस दी जाती हैं, जिससे कि उसके विटामिन ए की कमी के लक्षण जो हैं वो डिसअपीयर हो जाते हैं। रेडी टू यूज़ थेराप्यूटिक फूड, ये भी जो है ये मुख्य रूप से इसमें उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये देखा जाता है कि जो सीवियर मालन्यूट्रिशन रहता है उसको दूर करने के लिए ये बहुत ही उत्तम होते हैं। जो रेडी टू यूज थेराप्यूटिक फूड होते हैं आरयूटीएफ, ये हाई एनर्जी फूड्स होते हैं, अर्थात इनमें जैसे घरेलू स्तर पे भुनी हुई मूंगफली का पाउडर, मिल्क पाउडर, शुगर जो है ये करीबन 30, 28 और 25 ग्राम्स के रेशियो में मिलाए जाते हैं। उसमें 15 ग्राम जो है वो जिंजली ऑयल मिलाया जाता है और इससे प्रति ग्राम कम से कम 5.5 किलो कैलोरीज मिलती है। और इनको बच्चों को लगभग 50 ग्राम प्रतिदिन दिया जा सकता है और इनकी कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं होती। तो ये फूड्स जो हैं वो ऊर्जा का सघन स्रोत जो है वो बन सकते हैं और सप्लीमेंटेशन के रूप में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा कभी-कभी मतलब इनको माइक्रोन्यूट्रिएंट से फोर्टिफाई भी किया जा सकता है और या फिर अलग से उसको मल्टीविटामिन्स के संपूरक भी दिए जाने चाहिए। अब अगले चरण में हम देखते हैं प्रिवेंशन, क्योंकि जैसा हमने जाना कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण जो है वो एक सामुदायिक समस्या है, ये वैश्विक समस्या है और ये जो है वो सामाजिक आर्थिक कारकों से जुड़ी हुई होती है। सामाजिक आर्थिक असमानता जो है इसका मुख्य कारण होता है, या भोजन की अनुपलब्धता होना, स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं का अच्छे से उपलब्धता नहीं होना इसका मुख्य कारण होता है। तो यदि इसके प्रिवेंटिव मेजर्स या रोकथाम के उपाय पहले से किए जाएं, तो बच्चों को जो है वो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण से बचाया जा सकता है। और ये एक कोई बहुत सरल समाधान नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ी सामुदायिक और वैश्विक और सामाजिक समस्या है। लेकिन डब्ल्यूएचओ, विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो न्यूट्रिशन एक्सपर्ट कमेटी है, उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं कि उनका यदि हर देश में, हर समाज में, समुदाय में पालन किया जाए, तो उससे प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण की समस्या को काफी हद तक रोका जा सकता है। जिसमें सबसे पहला आता है स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, हेल्थ प्रमोशन, जिसमें गर्भवती महिला और धात्री महिला के लिए जो है उपाय करना। पहले ही हमने डिस्कस किया कि जो गर्भावस्था है उस समय जो बहुत नाना प्रकार के परहेज किए जाते हैं, धात्री अवस्था में किए जाते हैं, जो उनकी उचित देखभाल नहीं की जाती, उनको उचित मात्रा में पोषण प्रदान नहीं किया जाता, उसका प्रभाव बच्चों के और माँ के स्वास्थ्य पे पड़ता है, तो उसके लिए उपाय करना। दूसरा, समुदाय में डेवलपमेंट ऑफ लो कॉस्ट वीनिंग फूड्स। जो वीनिंग फूड्स होते हैं, कोई जरूरी नहीं कि बच्चे को महंगे महंगे जो है वो डब्बे के जो भोज्य पदार्थ आते हैं बाजार में, रेडीमेड्स कन्वीनियंस फूड्स, वो दिए जाएं, बल्कि लो कॉस्ट वीनिंग फूड्स यदि सामुदायिक स्तर पर जो लोकल अवेलेबल चीजों से विकसित किए जाएंगे तो उनकी कॉस्ट भी कम होती है और वो बच्चों के द्वारा आसानी से उपयोग किए जा सकते हैं। इम्प्रूवमेंट ऑफ फैमिली डाइट, जैसा हम जानते हैं कि जो फैमिली डाइट होती है वो बच्चे के पोषण स्तर को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है और यदि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण है तो यह दर्शा रहा है कि जो पारिवारिक आहार है वो असंतुलित है, उसमें सुधार के उपाय करना। न्यूट्रिशन एजुकेशन, पोषण शिक्षा, निश्चय ही पोषण शिक्षा बहुत ही आवश्यक घटक होता है कि जब परिवार में, माँ में या जो उसके ग्रैंड पेरेंट्स हैं या जो बच्चे की देखभाल करता है, उसमें जब पोषण संबंधी जागरूकता आएगी, तभी वह समझ सकता है कि बच्चे को भी उत्तम आहार की आवश्यकता होती है या किस प्रकार से हम बच्चे के भोजन में सुधार ला सकते हैं। इसके अलावा फैमिली प्लानिंग और बर्थ स्पेसिंग, ये बहुत ही एक सामाजिक और जनसंख्या नियंत्रण के हिसाब से तो आवश्यक है ही। और जैसा हमने देखा कि जो शिशु है, जो मैरास्मस हो रहा है छोटे बच्चों में 1 साल के अंतर में, 1 से 3 साल के अंदर में, जो क्वाशरकर हो रहा है 3 साल से ऊपर के बच्चों में, इसका मुख्य कारण ये होता है कि यदि उनका बहुत जल्दी वीनिंग करा दी जाए या उनकी देखभाल ना की जाए, अगले उनके भाई बहन हो जाने के पश्चात जो है परिवार में नया शिशु आ जाने के बाद यदि उनकी देखभाल नहीं होती तो यह समस्या मुख्य रूप से होती है। तो इसमें फैमिली प्लानिंग और बर्थ स्पेसिंग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन कर सकता है। इसके अलावा फैमिली एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करना या पारिवारिक वातावरण को सुधारना, जिससे कि बच्चा जो है वो उपलब्ध भोजन को भी उत्तम तरीके से ग्रहण कर सके।
दूसरा जो चरण होता है वो होता है स्पेसिफिक प्रोडक्शन या विशिष्ट उत्पादन। जैसा हम जान रहे हैं कि यह कुपोषण के कारण उत्पन्न हुआ है, तो जो प्रोटीन और ऊर्जा से सघन जो भोज्य पदार्थ होते हैं, जैसे दूध है, ताजे फल हैं, इन सब का उत्पादन जो है वो स्थानीय स्तर पर बढ़ावा देना। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, जैसे कि जो बच्चा है उसका समय पर टीकाकरण करना और जिससे कि उसको संक्रामक रोगों से बचाया जा सके। फूड फोर्टिफिकेशन, जो आप जानते हैं कि भोज्य पदार्थ में कुछ विशिष्ट पोषक तत्व मिला दिए जाते हैं, जैसे आजकल आयरन है, विटामिन डी है, विटामिन ए है, जिससे कि बच्चे को जो है वो उनकी कमी नहीं होने पाती। तीसरा होता है अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, कि बहुत शीघ्रता से, बहुत जल्दी ही यदि इनका निदान किया जाए, पहचान किया जाए और उपचार किया जाए। क्योंकि प्रायः ये देखा जाता है कि जब बच्चे की हालत बहुत गंभीर हो जाती है, उस समय उसको पेरेंट्स जो हैं वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में या रिहैबिलिटेशन सेंटर में लाते हैं। तो यदि समय-समय पर पीरियोडिक सर्विलेंस किए जाएँ, अर्थात ये देखा जाए कि थोड़े-थोड़े दिन के अंतराल में, जैसे 4 सप्ताह है या डेढ़ महीने हैं, कि बच्चे की वृद्धि में किसी कारण से कमी तो नहीं आ रही है, तो ये उसका अर्ली डायग्नोसिस का इंडिकेशन होता है। उसके इन्फेक्शंस या संक्रमण को देखा जाए, डायरिया का उपचार किया जाए, बच्चे को जैसे ही डायरिया होता है, अर्ली रिहाइड्रेशन, जैसे आप देखते हैं कि आजकल हर जगह जो है वो इस चीज़ का प्रचार किया जाता है कि उसको तत्काल ओआरएस प्रदान करना, ज़िंक प्रदान करना, तो ये चीज़ों का जो है वो व्यवस्थापन करना चाहिए। सप्लीमेंट्री फीडिंग प्रोग्राम्स, जैसे कोई भी महामारी या कोई गंभीर स्वास्थ्य की समस्या फैलती है, तो उस समय जो है वो संपूरक आहारीय जो प्रोग्राम होते हैं, सप्लीमेंट्री फीडिंग प्रोग्राम्स होते हैं, वो वहाँ पर लागू किए जाएँ, जिससे कि बच्चों का स्वास्थ्य स्तर ना गिरने पाए। और सबसे महत्वपूर्ण होता है डीवर्मिंग, जो बच्चे हैं उनके पेट में जो कृमि और परजीवी पाए जाते हैं, उसके नियंत्रण के लिए भी उनको समय-समय पर यदि दवाई इत्यादि दी जाती है, तो उससे भी जो है वो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण की गंभीरता को रोका जा सकता है। इसके अलावा आप जैसा जानते हैं इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, जो एकीकृत बाल विकास योजना जो रहती है, इसमें जो है वो बच्चे के लिए तरह-तरह की उनके मातृ कल्याण के लिए, शिशुओं के विकास के लिए, वृद्धि के लिए कल्याणकारी योजनाएँ सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं। ये इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। और न्यूट्रिशन एजुकेशन, ये भी जैसे आप लोगों ने अपने पहले पढ़ लिया हुआ है, यदि पोषण शिक्षा दी जाती है, तो जो सामुदायिक पोषण है उसको सुधारा जा सकता है, पारिवारिक पोषण को सुधारा जा सकता है और जो बच्चे हमारे देश का भविष्य है, उनके पोषण स्तर को भी निम्न होने से बचाया जा सकता है। तो निश्चय ही बच्चों, इस तरीके से आपको स्पष्ट हुआ होगा कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण जो है, वो एक धीरे-धीरे बढ़ने वाली समस्या है और जिसका मुख्य कारण असंतुलित आहार जो है वो लेना होता है। तो यदि इसके लिए बहुत ही सावधानी पूर्वक कार्यक्रम बनाकर, जैसा कि शासन के स्तर पे भी हो रहा है, केंद्र के स्तर पे भी हो रहा है, सामुदायिक स्तर पे भी हो रहा है, यदि इसके जो है वो बच्चे के लिए पूरी प्लानिंग की जाए, तो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण से बचा जा सकता है।